हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समकालीन भारत और शिक्षा के पहले टॉपिक प्राचीन भारत में जो शिक्षा दी जाती थी उसके बारे में बात करेंगे और इसको हम वैदिक युग के नाम से जानते हैं। वैदिक युग में शिक्षा कैसे दी जाती थी, क्या क्या विधियाँ थी, क्या क्या इम्पोर्टेंट केंद्र थे और उसका आज की शिक्षा पर क्या इफेक्ट है, इन सब चीज़ों का हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज इसका पार्ट नंबर 1 है और कल इसके हम गुण दोष सभी कुछ जानेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक युग में शिक्षा। वैदिक युग में शिक्षा कब से कब तक दी गई या फिर वैदिक युग का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था। फ्रेंड्स, वैदिक युग का काल जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया था, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय माना जाता है और उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय माना जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में अंतर भी पूछ लिया जाता है, जिसको हम इसी के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं आगे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सबसे पहला स्वरूप वैदिक शिक्षा ही रही है। मतलब भारत में जो शिक्षा व्यवस्था सबसे स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट की गई थी वो वैदिक शिक्षा ही थी और इसके विकास में वेदों का प्रमुख स्थान रहा है। वेद का अर्थ ही होता है जानना। हमारे 4 वेद हुए हैं, ये तो आप सभी को पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है फ्रेंड्स। अब वैदिक साहित्य में शिक्षा से क्या तात्पर्य था। वैदिक शिक्षा में जो शिक्षा से तात्पर्य था ये था विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से होता था। मतलब जिसके पास शिक्षा होती थी उसे विद्या भी होती थी, उसके पास ज्ञान भी होता था, उसे बोध यानी कि अच्छे बुरे का पता भी होता था और वो विनयपूर्ण व्यवहार करता था। अर्थात वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना तथा शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति और आत्मबोध करना था। प्राचीन भारतीयों ने भी शिक्षा शब्द का प्रयोग 2 अर्थ में किया है, संकुचित अर्थ में और व्यापक अर्थ में। आज भी इसी तरह किया जाता है, संकुचित अर्थ में और व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य वो होता था जो व्यक्तियों को गृहस्थ आश्रम में पूर्व शिष्य के रूप में अपने गुरु से प्राप्त होती थी। मतलब कि जो जीवन था प्राचीन काल में वो 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से गृहस्थ, वानप्रस्थ वगैरह वगैरह 4 थे। जो 0 से 25 वर्ष तक की आयु होती थी उसमें शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शिष्य अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले उनको शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व जो शिक्षा होती थी उसे ही हम संकुचित शिक्षा कहते थे। और व्यापक अर्थ में शिक्षा, व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना। इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापक अर्थ में प्राचीन काल में 4 वेदों का अध्ययन जो है वो किया जाता था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि शैक्षिक जीवन कैसे कैसे बटा हुआ था। तो वैदिक काल में शैक्षिक जीवन भी 2 प्रकार की विधाओं में बटा था, परा और अपरा। परा लौकिक और अपरा अलौकिक। लौकिक मतलब जो अध्यात्म और मोक्ष की शिक्षा होती है उससे होता है और जो अलौकिक होता है वो हमारे सांसारिक जो विषय हैं उनके बारे में जानकारी देना। परा का अर्थ है ब्रह्मा की प्राप्ति, अर्थात ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा ब्रह्मा अथवा मोक्ष की प्राप्ति करना। इसमें अंतर्मुखी साधना पर बल दिया जाता था, यानी कि एकांत रूप से बैठकर अपनी साधना कीजिए, इस पर बल दिया जाता था। और अपरा का अर्थ था सामाजिक ज्ञान, अर्थात एक संगठित एवं नियोजित सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने संबंधी शिक्षा, जैसे कि राजतंत्र को चलाना, सामाजिक ज्ञान, ग्रह नक्षत्र विज्ञान, ज्ञान, कला कौशल, ये सभी अपरा में शामिल थे। वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं। फ्रेंड्स, ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं कि वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताओं में सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षा प्रणाली कैसी थी।
वैदिक काल में छात्र माता पिता से अलग गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे। छात्र सुनने के पश्चात उसका मनन और चिंतन करते थे और कभी कभी वाद विवाद भी किया जाता था और कभी कभी कथा प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता था, यानी कि किसी शिक्षा को देने के लिए गुरु बालकों को कहानी भी सुनाते थे। स्टोरी फॉर्म में भी एजुकेशन दी जाती थी। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण संस्थाओं की। वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली ही प्रचलित थी। फ्रेंड्स, गुरुकुल प्रणाली आज भी हमारे भारत में प्रचलित है, जिसका उदाहरण हम कह सकते हैं हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। तो वैदिक काल में गुरुकुल प्रणाली ही प्रचलित थी और शिक्षा प्रदान करने का कार्य गुरुकुल या ऋषि आश्रम में ही किया जाता था। गुरुकुल प्रायः नगरों से दूर शांत और स्वच्छ वातावरण में बनाए जाते थे। गुरु को छात्र का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। फ्रेंड्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गुरु शिष्य के बीच में क्या संबंध थे या गुरु का शिष्य को क्या कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ्यक्रम, जिसे हम कहते हैं करिकुलम। पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र जिसे हम फिलोसफी कहते हैं, व्याकरण, ग्रामर, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और तर्क विज्ञान, रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, इसको शामिल किया गया था। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में नृत्य, कला, संगीत तथा अभिनय आदि को भी स्थान दिया गया था। स्वास्थ्य शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। इसके बाद हम परीक्षाओं की बात कर लेते हैं। वैदिक काल में कोई लिखित परीक्षाएं नहीं होती थी। परीक्षाएं मौखिक रूप से प्रतिदिन होती थी और दूसरा पाठ पढ़ाने से पहले पढ़ाए गए पाठ की मौखिक परीक्षा ली जाती थी, यानी कि पहले पाठ के बारे में अगर मौखिक परीक्षा पूर्ण हो जाती थी तो ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाता था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुशासन। गुरुकुल में छात्र पिता पुत्र की तरह रहते थे, इसलिए छात्र आत्म अनुशासित होते थे, यानी कि अपने आप से ही वो अनुशासित होते थे। दंड केवल छात्रों को प्रायश्चित के रूप में दिया जाता था और शव अनुशासन की प्रथा थी। छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी और विनम्र थे। इसके बाद हम बात करेंगे स्त्री शिक्षा की कि स्त्री शिक्षा का क्या सिचुएशन थी। तो वैदिक युग में भी स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। स्त्रियों को पुरुषों के समान समस्त अधिकार प्राप्त थे। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल में कम हो गया था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हमारे जो समाज था वो 4 भागों में बट गया था। इसके पहले हमारा जीवन 4 भागों में बटा होता था, न कि हमारा समाज। परंतु उत्तर वैदिक काल में हमारा समाज 4 भागों में बट गया था। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु शिष्य संबंध की। गुरु शिष्य संबंध कैसे होते थे? तो गुरु और शिष्य में वैदिक युग में अत्यंत निकट संबंध होता था और गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनके दैनिक कार्य में हाथ बटाना, भिक्षा मांग कर लाना और आश्रम की व्यवस्था के जो भी कार्य होते थे उनमें छात्र अपना सहयोग प्रदान करते थे और इसी चीज को वो अपना कर्तव्य समझते थे। गुरु और शिष्य सभी एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे और ये आप जो सीरियल्स वगैरह दिखाए जाते हैं पुराने, उनमें भी देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक युगीन शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। तो जो वैदिक युगीन शिक्षा के उद्देश्य थे फ्रेंड्स, ये मैंने पॉइंट्स में बताए हैं। इनको डिस्क्राइब करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से या तो लॉन्ग या फिर शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल आना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो भी आपको इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करके लिखना है। अगर शॉर्ट में आएगा तो ऐसे पूछा जा सकता है कि वैदिक युगीन शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए, या फिर शॉर्ट में आएगा तो वहाँ पे आप 4-6 लिख सकते हैं, जिससे कि थोड़ा बड़ा हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं इन पॉइंट्स की। पवित्रता की भावना का विकास करना। जो प्राचीन काल की शिक्षा होती थी उसका उद्देश्य छात्रों में पवित्रता की भावना का विकास करना होता था, ताकि वे ब्रह्मचर्य व्रत का अच्छे से पालन कर सके। दूसरा उद्देश्य उनके चरित्र का निर्माण करना होता था, जिससे छात्र अपने भावी जीवन में, यानी कि अपने आने वाले जीवन में समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें। उसके बाद उनके व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होती थी शिक्षा, जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सके। अच्छे नागरिक गुणों का विकास। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में अच्छे नागरिक गुणों का विकास करना भी था, तथा इसके साथ साथ सामाजिक भावना का विकास। गुरुकुल में छात्र
आपस में मिलजुल कर रहते थे, सभी कास्ट के, सभी वर्ण के, तो उनके बीच सामाजिक भावना का विकास भी इस प्रकार से किया जाता था। नेक्स्ट है ईश्वर की भक्ति और धार्मिक भावना का विकास। फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट एम था या सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप इसको कह सकते हैं वैदिक युगीन शिक्षा का। जो वैदिक युग में शिक्षा दी जाती थी उसका प्रमुख उद्देश्य छात्र का आध्यात्मिक विकास करना था। उसको बताना था कि उसको कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और उसको कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद उसकी जो शिक्षा होती थी वो उसके भावी जीवन की शिक्षा होती थी कि मतलब वो अपने आने वाले जीवन में कैसे दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करे, उनको कैसे शिक्षा दे, अपने व्यावसायिक जीवन की कैसे शुरुआत करे और कैसे अपने राष्ट्र के प्रति वो समर्पित रहे। तो ये वैदिक युगीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैदिक युग में शिक्षा व्यवस्था की। फ्रेंड्स, इसको मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। अगर ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है तो आप इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करके जरूर लिखें ताकि एग्जामिनर पर एक अच्छा इफेक्ट पड़े और आपको पूरे नंबर मिले। फ्रेंड्स, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का होता है, कहीं कहीं पर ये 12 नंबर का भी होता है। तो इतने मार्क्स जब आप अच्छे से अपने आंसर को लिखेंगे तो ही गेन कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं वैदिक युग की शिक्षण व्यवस्था की। वैदिक युग में 2 प्रकार से शिक्षण व्यवस्था बटी हुई थी। कौन कौन सी थी? प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में जो है ये सभी वर्गों को दी जाती थी, चाहे फिर कोई किसी भी वर्ग से हो। ये उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है फ्रेंड्स। जो पूर्व वैदिक काल था वहाँ तो सभी को, सभी वर्गों में, सभी वर्णों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो केवल सभी वर्गों को दी जाती थी। और जो पूर्व वैदिक काल था उसमें ये सभी को दी जाती थी। इसके बाद सबकी मर्जी थी कि वो शिक्षा ग्रहण करें या ना करें। और उत्तर वैदिक काल में ये सभी को दी जाती थी, लेकिन इसके बाद की शिक्षा कुछ विशेष वर्णों को ही दी जाती थी, जबकि शूद्रों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो जो प्राथमिक शिक्षा थी इसमें ये सभी वर्गों को दी जाती थी और इसमें जो प्रवेश होता था वो 5 वर्ष की आयु में होता था, जिसको हम विद्या आरंभ संस्कार कहते थे। और इसमें जो सिखाया जाता था, जो इसका पाठ्यक्रम था, वो था भाषा का ज्ञान देना, बच्चों को बोलना पढ़ना सिखाना और उनको व्यावहारिक ज्ञान कराना। यानी कि जैसे हम आजकल कहते हैं फैमिली में जो एजुकेशन दी जाती है उसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है उच्च शिक्षा। फ्रेंड, उच्च शिक्षा में जो प्रवेश दिया जाता था वो अलग अलग जातियों को अलग अलग समय में और अलग अलग आयु में दिया जाता था, जिसको हम उपनयन संस्कार भी कहते थे। मतलब प्रवेश को उपनयन संस्कार भी कहा जाता था। तो जो ब्राह्मण जाति के होते थे उनको बसंत ऋतु में 8 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता था। अक्षत्रिय वर्ग को 11 वर्ष की आयु में ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश मिलता था और वैश्य जो वर्ण के लोग होते थे उनको 12 वर्ष की आयु में शीत ऋतु में प्रवेश मिलता था। फ्रेंड्स, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम 2 भागों में बटा था, परा जिसको हम लौकिक कहते हैं अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, और अपरा अलौकिक जिसमें हमारा सामाजिक ज्ञान शामिल है। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि कौन कौन सी यूज की जाती थी, जिनको हम अभी कहते हैं टीचिंग मेथड्स। ये होती थी प्रवचन के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, व्याख्यान के द्वारा शास्त्रार्थ कराया जाता था और वाद विवाद कराया जाता था तथा कथा श्रवण भी किया जाता था। इसके बाद जो शिक्षण संस्थाएं थी वो शिक्षण संस्थाओं को हम गुरुकुल कहते थे और उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षण संस्थाएं थी वो नगरों के समीप स्थित हो गई थी, जो कि कुछ इस प्रकार हैं: मिथिला, तक्षशिला, केकया, काशी, प्रयाग, अयोध्या और कन्नौज। इनके बारे में भी फ्रेंड्स थोड़ा सा लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर क्वेश्चन में आपके पास टाइम है तो लिखिए, नहीं तो आप इनके नाम भी लिख देंगे तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद जो होती थी परीक्षाएं। परीक्षाएं फ्रेंड्स चाहे फिर पूर्व वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, दोनों में ही मौखिक रूप से होती थी। जो उच्च शिक्षा होती थी उसको ग्रहण करने के बाद कुछ उपाधियां भी दी जाती थी जो कि वेदों के अनुसार होती थी। एक वेद जो पढ़ लेता था उसको हम कहते थे स्नातक। स्नातक आज भी कहा जाता है फ्रेंड्स, जिसको हम बैचलर कहते हैं। अगर कोई 2 वेद पढ़ लेता था तो उसको वशु कहा जाता था, 3 वेद पढ़ने वाले को रुद्र कहा जाता था और 4 वेद पढ़ने वाले को आदित्य कहा जाता था।
और एक वेद का जो पाठ्यक्रम होता था वो 12 वर्ष का होता था। तो सोचिए 4 वेदों को पढ़ने में 48 वर्ष का टाइम लग जाता था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो उत्तर वैदिक काल में शिक्षा होती थी उसमें जो शिक्षण व्यवस्था होती थी वो संस्कारों से होती थी, और वहाँ की जो विशेषताएं थी वो पूर्व वैदिक काल से सब कुछ मिलती जुलती थी। बस उसमें एक चेंज आ गया था कि स्त्रियों को शिक्षा देनी बंद कर दी गई थी, उन पर रोक लगा दी गई थी, और शूद्रों को भी शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो हमारा समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित हो गया था, जिनको हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फ्रेंड्स, जो शिक्षक होते थे उस पर भी ब्राह्मण वर्ग का अधिकार हो गया था, और शिक्षा भी कर्मकांड से रिलेटेड हो गई थी। मतलब बहुत सारे अंधविश्वास आ गए थे उत्तर वैदिक काल में। तो अब हम बात करेंगे उपनयन संस्कार की। हमारा जो उपनयन संस्कार होता था ये प्रवेश के समय होता था, और सभी वर्ग के बच्चों का अलग अलग आयु में होता था, ये भी मैंने आपको बता दिया। ब्राह्मण वर्ग का 8 वर्ष में, क्षत्रिय वर्ग का 11 वर्ष में, और वैश्य वर्ग का 12 वर्ष में। तो जो ये होता था इसमें बच्चे का संस्कार होता था, उसके मुंडन करवा दिया जाता था, और इसका अर्थ है गुरु के पास ले जाना। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा उपनिषद का भी अर्थ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि उपनिषद का क्या अर्थ होता है। उसका अर्थ भी होता है पास बैठना या गुरु के पास ले जाना। तो इस संस्कार का मतलब भी यही था कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। जब गुरु के पास बच्चे को ले जाया जाता था तो गुरु उनसे एक प्रश्न करते थे, कस्य ब्रह्मचारी असि, अर्थात तुम किसके शिष्य हो, और शिष्य आंसर देता था कि भवतः, मैं आपका शिष्य हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद बच्चे को यज्ञ की वेदी के सामने बिठाया जाता था। इससे पहले उसको मेखला धारण कराई जाती थी, और उसको एक लकड़ी जिसको हम शमीधा कहते हैं, हवन वाली जो लकड़ी होती है उसको समीधा कहा जाता है, तो वो दी जाती थी। उसको प्राप्त करने के बाद बच्चे को यज्ञ की वेदी के सामने बैठाया जाता था, और देव मंत्रों से जो देव होते थे उनकी आराधना की जाती थी। इसके बाद बच्चे को जनेऊ, जिसको हम यज्ञोपवीत कहते हैं, वो धारण करवाई जाती थी, और इसके बाद बच्चा गुरुकुल के नियमों का पालन करते हुए वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करता था। जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उसका एक और संस्कार किया जाता था जिसको हम कहते हैं समापवर्तन संस्कार। फ्रेंड्स, ये दोनों ही पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि जो समापवर्तन संस्कार है वो कब किया जाता था और उपनयन संस्कार वो कब किया जाता है, इनके बारे में भी बताइए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो समापवर्तन संस्कार शिक्षा समाप्त होने पर किया जाता था। समापवर्तन संस्कार का अर्थ है घर लौटना या शिक्षा पूरी कर घर लौटना। इसमें बच्चे को जो है गृहस्थ जो आश्रम होता है उसके वस्त्र पहनाए जाते थे, और उसके ब्रह्मचार्य के वस्त्र जो है वो उतरवा दिए जाते थे, और उसे यज्ञ की वेदी के सामने बैठाकर देवताओं की आराधना की जाती थी, और जो गुरु होते थे वो उनको भविष्य में अच्छे भावी जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित करते थे। ये सब फ्रेंड्स आज भी होता है। आप देखते हैं जब हम लोग कॉलेज से अपना सेशन कंप्लीट कर निकलते हैं तो विद्यालयों में दीक्षांत समारोह उसको हम कहते हैं वो दिया जाता है। अब हम करेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन। फ्रेंड्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं बताइए और उसका मूल्यांकन कीजिए। किसी भी चीज़ के मूल्यांकन जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि उसका गुण और उसके दोष। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वैदिक शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन में उसके गुण देखेंगे। सबसे पहला गुण है शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था। वैदिक काल में शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था थी। नंबर 2, अनुशासित जीवनचर्या। जो छात्र होते थे उनका जीवन अनुशासित होता था। वे समय से उठते थे, समय से खाते, गुरु की शिक्षा ग्रहण करते और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य। शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य से हम तात्पर्य लगा सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति करना, उनका आध्यात्मिक विकास करना। इसके साथ ही जो है गुणवत्तापूर्ण पाठ्य चर्चा की जाती थी। गुणवत्तापूर्ण पाठ्य चर्चा से मतलब है कि छात्रों का जो है सर्वांगीण विकास किया जाता था।
इसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग। कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती थी? व्याख्यान, वाद विवाद, कथा, ये सारी शिक्षण विधियां वैदिक शिक्षा प्रणाली की ही देन है। व्याख्यान विधि आज तक भी प्रचलित है, अभी भी कॉलेजों में लेक्चर मेथड का ही यूज किया जाता है। इसके बाद जो है गुरुकुलों का शांत वातावरण। फ्रेंड्स, शांत वातावरण में बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं और अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। तो गुरुकुल जो होते थे वो शांत वातावरण में ही बनाए जाते थे। संस्कार प्रधान शिक्षा, जो शिक्षा होती थी वो संस्कार प्रधान होती थी। बालकों को अपने जीवन में कैसे व्यवहार करना है ये सिखाया जाता था। उनको अपने से बड़ों से बात करने के संस्कार दिए जाते थे, कैसे वे अपने जीवन में अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं इस बात के संस्कार दिए जाते थे, तथा उन्हें कोई गलत काम ना करने के भी गुण उनमें विकसित किए जाते थे। इसके बाद जो गुण था वो था गुरु शिष्य के बीच मधुर संबंध। जो गुरु शिष्य थे उनके बीच में मधुर संबंध थे, दोनों ही एक दूसरे के प्रति कर्तव्य परायण थे। गुरु शिष्य को अपने पुत्र के समान प्यार करते थे और जो शिष्य थे वो अपने गुरु को अपना आध्यात्मिक पिता मानते थे। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य थे। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य से मतलब कि शिक्षा छात्रों का सर्वांगीण विकास करती थी, उनको व्यावसायिक जीवन की शिक्षा भी दी जाती थी और उनको कैसे आध्यात्मिक जीवन जीकर मोक्ष को प्राप्त करने की शिक्षा भी दी जाती थी। अब हम देख लेते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष। वैदिक शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष जो है वो है रटने पर बल दिया जाना। इसके पहले शिक्षा का धर्म प्रधान होना हम देखेंगे। वैदिक काल में शिक्षा धर्म प्रधान थी क्योंकि वहाँ शिक्षा का एकमात्र या मुख्य उद्देश्य, एकमात्र तो नहीं कहेंगे क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो एम था वो शिक्षा का मोक्ष प्राप्त करना था। और मोक्ष प्राप्त करना मतलब धार्मिक शिक्षा को होना। नंबर 2, रटने पर बल। जो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक होती थी और चूंकि लिखने की कला का उस वक्त विकास नहीं हुआ था तो छात्र जो भी दोहराते थे वो गुरु द्वारा ही बोला जाता था और उनमें रटने की आदत का विकास इस तरह हो जाता था। मतलब जैसे गुरु बोल रहा है पीछे पीछे छात्र वैसे ही बोल रहे हैं तो वो बार बार उसी चीज को दोहराते रहते थे और इससे उन्हें रटने की आदत पड़ जाती थी। इसके बाद जो इसका दोष है वो है जन शिक्षा की अवहेलना। जो उत्तर वैदिक काल था वहां पर जन शिक्षा की अवहेलना की गई क्योंकि वर्णों के आधार पर शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया, जिससे जन शिक्षा प्रणाली आहत हुई। लोकतंत्र में सभी की शिक्षा अनिवार्य होती है। इसके बाद स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था न होना। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को भी शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, अतः जो स्त्रियां थीं उनकी उचित शिक्षा नहीं थी। जो राजघराने की स्त्रियां थीं उनके लिए तो शिक्षक की व्यवस्था उनके घरों में ही हो जाती थी, लेकिन जो नॉर्मल लेडीज होती थी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। इसके बाद अव्यवस्थित पाठ्यक्रम। जो शिक्षा थी उसका कोई व्यवस्थित पाठ्यक्रम नहीं होता था क्योंकि जो धार्मिक रूप से शिक्षा ग्रहण करने चाहते थे या फिर गुरु बनना चाहते थे वो चारों वेदों को पढ़ते थे और जो गृहस्थ आश्रम में जाने वाले होते थे उनको नॉर्मल शिक्षा दी जाती थी या फिर एक ही वेद पढ़ाया जाता था और जो केवल प्राथमिक शिक्षा पढ़ते थे उनको व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता था। तो ऐसा कोई एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम नहीं था जो बच्चों को सभी को एक व्यवस्थित शिक्षा प्रदान कर सके। धार्मिक शिक्षा और अध्यात्म पर अधिक बल। फ्रेंड्स, वैदिक काल में आध्यात्मिकता पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता था क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य पूरा जीवन जीने पर एक लास्ट में कुछ भी हो सबको यही उद्देश्य था कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य उनका आध्यात्मिक विकास करना था। इसके बाद जो दोष था वो था आय के अनिश्चित स्रोत। जो शिक्षा प्रणाली थी, जो गुरुकुल थे, वहाँ पर आय के स्रोत निश्चित नहीं थे। मतलब जो वहाँ का प्रशासन चलता था वो केवल भिक्षा मांगकर ही चलता था। गुरु के आदेश पर शिष्य भिक्षा मांगने जाते थे और उनको भिक्षा में जो भी प्राप्त होता था उसी से गुरुकुल की शिक्षण व्यवस्था चलती थी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। कल हम आधुनिक शिक्षा पर वैदिक युग का प्रभाव देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे हम कि
उत्तर वैदिक काल में क्या क्या और होता था, और इसके साथ ही उत्तर वैदिक काल और प्रारंभिक वैदिक काल का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। हमेशा ही पूछा जाता है कि जो प्रारंभिक वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है उनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।